अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द स्पॉट के साथ मैं हूं नैयर अली। ऑन द स्पॉट की टीम आज पहुंची है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के इस हेडक्वार्टर में, NEOC जिसको कहा जाता है। और ये जो इमरजेंसी सेंटर है ये किस तरह से काम करता है, क्योंकि अक्सर हम आपके सामने ये प्रोग्राम्स में लेकर आते हैं कि भाई जब फ्लड आ जाता है, जब कोई डिज़ास्टर आ जाता है, जब अर्थक्वेक आ जाता है, तो उसके बाद जो है वो अर्ली वार्निंग भी आ जाती है उसकी, लेकिन फिर उसके ऊपर इक़दामात नहीं होते। तो आखिर ये जो अर्ली वार्निंग है ये किस तरह से यहाँ से जारी होती है, और उसके ऊपर फिर जो ऑपरेशंस की जिम्मेदारी है वो किस किस इदारे की है, और यहाँ से पूरा ऑपरेशन मुख्तलिफ विंग्स किस तरह से चलाते हैं, चाहे वो अर्ली वार्निंग के बाद जो है वो बहाली का मरहला हो, बहाली के मरहले तक, उसके अंदर जो है वो और बहुत सारे मराहिल हैं। उन तमाम मराहिल की निशानदेही भी करेंगे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपकी बात भी कराएंगे। तो आज का प्रोग्राम NDMA से। नाज़रीन, जब भी किसी डिज़ास्टर की बात की जाती है तो उस डिज़ास्टर के साथ जो है वो कुछ चीज़ें नत्थी हो जाती हैं कि किस तरह से उस डिज़ास्टर के हवाले से अपडेट करना है, उसके हवाले से अर्ली वार्निंग्स जारी करनी है, फिर उसके बाद उसका जो रिस्पॉन्स का मैकेनिज़्म है वो कैसे तय होना है, और फिर उसके बाद रिलीफ और फिर बहाली की तरफ जो है वो मामला जाते हैं। हम इस वक्त NDMA हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद हैं, और NDMA हेडक्वार्टर्स अगर हम आपको दिखा सकें तो यहाँ पर पूरी ये जो टेक्नोलॉजी इस वक्त आपको भरी हुई दीवारों पर नज़र आ रही है, ये बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करती है। लेकिन मजमूई तौर पर जो NDMA का सारा एक सिस्टम है, एक सारा मैकेनिज़्म है, उसके अंदर मौजूद हैं विंग्स, और ये विंग्स जो हैं ये असल में तय करते हैं कि किस तरह से जो है वो मामलात को आगे बढ़ाना है और किस तरह से उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना है। एक साइड अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो राइट साइड पे हमारे थ्रेट साइड है। थ्रेट साइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अर्ली वार्निंग डेवलप करने की ज़िम्मेदार है। यहाँ पर अगर आप ऊपर देख सकें तो ये एक ग्लोबल साइड है, और उसके साथ साथ दूसरी जो है ये यहाँ इस दीवार के ऊपर आपको नेशनल साइड दिखाई दे रही है। यानी ग्लोबली और नेशनली जितने भी ख़तरात मौजूद हैं उन ख़तरात की निशानदेही यहाँ से वार्निंग्स जनरेट करके की जाती है। और उसके बाद फिर जो है वो अगर मैं मेरे लेफ़्ट की बात करूँ तो यहाँ लेफ़्ट साइड के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट है यानी कि रिस्पॉन्स विंग है। और इस रिस्पॉन्स विंग के अंदर यूँ तो ये है कि पूरा जो मैकेनिज़्म है रिस्पॉन्स का वो होता है, इसको भी जो है वो उसके बाद तकरीबन 10 बुनियादी तौर पर विंग्स और उसके बाद कुछ जैली विंग्स के अंदर भी जो है वो डिवाइड किया जाता है। वैसे तो यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन आई होप कि मेरे कैमरामैन जो है वो मेरे साथ आपको दिखा सकेंगे कि ये इसके पूरे विंग्स लिखे हुए हैं, थ्रेट, रिस्पॉन्स। और इसके अंदर मजमूई तौर के ऊपर जो है वो फर्स्ट के ऊपर आप देखें तो टेक डिज़ास्टर है, उसके बाद जो है वो सेकंड के ऊपर अर्ली वार्निंग के बाद जो है वो एकेडेमिया बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसके बाद रिस्क कम्युनिकेशन है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपको चौथे नंबर के ऊपर DRR डिपार्टमेंट दिखाई देता है। फिर उसके बाद विंग जो है वो नेशनल नैरेटिव मीडिया जो विंग है वो है, क्योंकि मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है और वो यहाँ से जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेट करते हैं। उसके बाद 6 नंबर के ऊपर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेशनल ऑडिट विंग जो है वो मौजूद है। इसके बाद जनाब यहाँ पर लॉजिस्टिक्स, स्टॉक एंड ऑप्स प्लान है। फिर ह्यूमैनिटेरियन जो विंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी NGOs, INGOs, यूनाइटेड नेशंस के इदारे हैं जो कि रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जो है उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, वो कोऑर्डिनेशन का काम इस विंग के ज़रिए जो है वो किया जाता है। इसके साथ साथ जनाब 9वें नंबर के ऊपर नेशनल रिसोर्सेज के ऊपर बात की जाती है। 10वां विंग जो है वो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन और ख़ास तौर पे जो डिप्लोमेटिक साइड है उसको कवर करता है। तो यूँ ये मजमूई तौर के ऊपर विंग हैं। फिर रीजनल साइड भी है। फिर उसके बाद 12वें नंबर के ऊपर जो है वो रिस्क जो है उसके हवाले से भी बात की जाती है। 13वां विंग जो है रिव्यू है नेक्स्ट इम्पैक्ट COE के हवाले से। तो ये सारे विंग्स जो हैं ये मिलकर इस पूरे हेडक्वार्टर के अंदर जो है वो एक वर्किंग एनवायरनमेंट को स्मूथ बनाने के लिए, और फिर ये है कि अर्ली वार्निंग से लेकर बहाली तक के अमल को किस तरह से मॉनिटर करते हैं, ये सारा कुछ आज हम आपको दिखाएंगे। और कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ के मुख्तलिफ विंग्स के, उनसे बात भी कराएंगे क्या है वो किस तरह से इस सारे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अर्ली वार्निंग वाली साइड के ऊपर। आइए। डॉक्टर तैयब हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर तैयब जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस डिपार्टमेंट के। ये बताइएगा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। तो ये बताइएगा कि ये हम देख रहे हैं कि ग्लोबल
फॉरेस्ट इंडस्ट्री और ग्लोबल पूरा जो फैसिलिटेशन है वो यहाँ पर मौजूद है, फिर जो नेशनल जो थ्रेट मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी आपने पूरा यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ग्लोबल और नेशनल दोनों का मकसद क्या है, इसको किस तरह से आप ऑपरेट करते हैं? चूँकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का जो पहला स्टेप होता है उसको हम रिस्क इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी ख़तरात की निशानदही। तो जो NEOC की जो कोरियोग्राफी है उसमें भी पहला स्टेप जो है वो रिस्क असेसमेंट है। रिस्क असेसमेंट में भी हमने डिवीजन किए हुए हैं कि पहले हम ग्लोबल इंटेलिजेंस को मॉनिटर करते हैं। ग्लोबल इंटेलिजेंस से मुराद दुनिया भर में रोनुमा होने वाले मुख्तलिफ खदशात, जिसमें फॉरेस्ट फायर भी हो सकता है, जिसमें अर्थक्वेक भी हो सकता है, एंड सेवरल अदर, जिस तरह फ्लड्स कहीं पे या हीट वेव। जैसा कि अभी रोनुमा होने वाले डिफरेंट खदशात हम देख रहे हैं कि यूरोप में कंटिन्यूस हीट वेव और फॉरेस्ट फायर इवेंट्स हैं, इसी तरह इंडिया के ईस्ट में और बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना के ईस्ट में बहुत ज़्यादा सीवियर फ्लडिंग हुई है। तो ये वो दुनिया भर में होने वाले खदशात हैं जिनको देखते हुए हम उसकी लोकल ट्रांसलेशन पाकिस्तान में करते हैं। यानी दुनिया भर में अगर हीट वेव है तो उसके असरात पाकिस्तान पे क्या होंगे, दुनिया भर में अगर वो मौसमियाती अवामिल चल रहे हैं तो उसका पाकिस्तान में क्या उसका इफेक्ट, यानी ग्लोबल इम्पैक्ट आप दिखाते हैं। अब अगर हम इस तरफ जा सकें तो ये हमारा जो है ये नेशनल अब साइड है, तो इसका क्या है, नेशनल वॉच में आप क्या कर रहे हैं? जब ग्लोबल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है उस डेटा से हम पाकिस्तान में रोनुमा होने वाले हैजर्ड्स यानी खदशात की निशानदही करते हैं, और ऑलमोस्ट 6 months अर्लियर टू द ऑनसेट ऑफ एनी डिज़ास्टर। इसका मतलब क्या है कि डिज़ास्टर अर्ली वार्निंग वेदर अर्ली वार्निंग से डिफरेंट है। डिज़ास्टर अर्ली वार्निंग में हम लॉन्ग रेंज बताते हैं कि खुदा न खास्ता वो रीजन्स जहाँ पे स्नो कवर रिड्यूस हो रहा है, यानी पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन में 13,000 से ज़्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं जो कि किसी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान को थर्ड पोल का नाम भी दिया जाता है। सब ये बताइए कि हर 3 महीने में जो है वो एक अर्ली वार्निंग वो जो है वो आपकी तरफ से दी जाती है, NDMA की तरफ से। तो इस बार जो मॉनसून की अर्ली वार्निंग दी गई है उस अर्ली वार्निंग में अब तक की अपडेट क्या है? जी जो आपने डिज़ास्टर, इसको हम डिज़ास्टर अर्ली वार्निंग कहते हैं। हम एक साल में 4 डिज़ास्टर अर्ली वार्निंग्स इशू करते हैं, ड्यू 1, ड्यू 2, ड्यू 3 एंड ड्यू 4। करंट अर्ली वार्निंग जो कि डिज़ास्टर इम्पैक्ट अर्ली वार्निंग 3 है, जिसको हम ड्यू 3 कहते हैं, ये मूनसून सीजन है। ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल हमने ये बात बेस्ड अपॉन मल्टीपल मॉडल्स और जितना भी डेटा था तो उससे ये निशानदेही की कि इस साल पाकिस्तान में एक बाइनरी स्ट्रेस है। बाइनरी स्ट्रेस से मुराद ये कि नॉर्थ रीजन पाकिस्तान की शुमाली इलाका जात, चाहे वो नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा हो या गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर और शुमाली पंजाब, ये वो रीजन है जहाँ पे मामूल से ज़्यादा बारिशें बरसेंगी, और मामूल के ज़्यादा बारिशें बढ़ने की वजह से वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स यानी पहाड़ी रास्तों पे तेज़ बहाव, या वहाँ पे रॉक फॉल हो, डेब्रिस फ्लो हो, या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग हो, या नशीबी इलाकों में जिस तरह लाहौर और जो कि नीचे के इलाके हैं शुमाली पंजाब के, सियालकोट, नानकाना साहिब, गुजरावाला और सेवरल अदर जो मशरकी पंजाब का हिस्सा है, हर दफा जो है वो कोई ना कोई मसाइल रहते हैं, अर्बन इनंडेशन, यानी तो ये पहले थ्रेट आइडेंटिफिकेशन थी। सेकंड, डिज़ास्टर अर्ली वार्निंग के अंदर यह भी मौजूद था कि पाकिस्तान का जो सदर्न हाफ है यानी सूबा सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ पे मामूल से कदरे कम बारिशें एक्सपेक्टेड होंगी, और अभी तक के अदादो शुमार के मुताबिक सिंध के अंदर 70% मामूल से कम बारिशें अभी तक रिपोर्ट हुई हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे, क्योंकि मानसून के अंदर सिर्फ क्योंकि हम डिज़ास्टर प्रोजेक्शन करते हैं, ये प्रोबेबिलिस्टिक है, इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि मानसून की बारिशों के अलावा हीट वेव या जो दर्जा हरारत का बढ़ना और हब्स की कैफियत होना, तो इसकी भी एक निशानदही थी कि इस साल हब्स की कैफियत खसूसन जो सिंध है, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में कदरे ज़्यादा होगी, और ऐसा ही अनफोल्ड हो रहा है क्योंकि हम तो अच्छा चलें, आपने मुझे बताया कि आपकी गुफ्तगू से तो मुझे ये लग रहा है कि इस दफ़ा कोई ख़तरात वो वाले नहीं हैं जो पिछले साल थे, तो क्या उसके हिसाब से तैयारी की जाती है, या फिर जो क्लाइमेट चेंज को देखते हुए अचानक भी मौसम की ख़राबी के जो है, और फिर उसके अलावा अचानक जो है वो ज़्यादा डिज़ास्टर की तरफ बढ़ने के इम्कानात भी मौजूद होते हैं, तो तैयारी कैसे करते हैं? और ये सूबों को आपने वार्निंग्स पहुँचा दी हैं सारी? नंबर 1 सबसे जिम्मेदार तो सूबे हैं ना इम्प्लीमेंटेशन के। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी मानसून वी हैव हाफ वे थ्रू द मानसून, मानसून 15 सितंबर तक रहेगा, तो अभी ये बहुत कबल अज़ वक्त होगा कि हम कहें कि मानसून
कम्प्लीटली अनफोल्ड हो चुका है और कोई ख़तरा हमारे सामने मंडला नहीं रहा। और वो 15 तक खत्म हो अभी- जाएगा। जी, और अगर नॉर्थ रीजन में देखें तो आगे भी आने वाले दिनों में हम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली पंजाब और शुमाली खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इससे मुराद ये है कि अभी भी टोरेंशियल रेन्स यानी तेज़ बारिशें और बारिशों की वजह से शहरी इलाकों में सैलाब आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। इसके साथ साथ शुमाली इलाकों में ग्लेशियर झीलों के फटने का खदशा, साथ साथ लैंडस्लाइड का और खुदा न खास्ता हिल टोरेंट्स यानी जो कि सुलेमान रेंज में मौजूद जो डिफरेंट हिल टोरेंट्स हैं, चाहे वो डेरा गाजी खान के हो या वो डेरा इस्माइल खान के, राजनपुर हो या टांग के, या किरतर रेंज पे जो कंबर शदात कोट है, दादू, लारकाना और नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब में जो मौजूद अजला हैं, यहाँ पे अभी भी सीजनल लो प्रेशर्स डेवलप होंगे जो कि एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक मानसून का है। तो मानसून अभी बाकी है। बात की जाए दरियाई बहाव का, तो खुदा न खास्ता कोई एक सिस्टम जो एग्रेसिव हो तो वो भी दरियाई बहाव को तेज़ कर सकता है। अगर आप माजी के सैलाबों को देखें तो पाकिस्तान में 2022 का सैलाब अगस्त के एंड में आया और सिमिलरली 2025 का सैलाब भी 2026 अगस्त को जो ईस्टर्न रिवर्स एक्टिवेट हुए। 2015 और 14 में भी ऐसे सैलाब आए कि अगस्त का महीना भी ऐसा होता है जो कि मानसून की टोटल डिजास्टर की प्रोजेक्शन के अंदर बड़ा एक सवेयर क्रिटिकल महीना होता है। तो सूबे मुतहर्रिक अच्छा, हैं। एक जो है ना वो हमारे पास ये भी कॉन्सेप्ट है कि शायद जो एनडीए में है उसके पास या फिर जो है ये पाकिस्तान के पास वो मशीनरी नहीं है जिसके ज़रिए जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके ज़रिए ये वार्निंग्स जो हैं ये डिटेक्ट की जा सके प्रॉपरली। ज़लज़ले को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ये सैलाब को प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं। तो क्या इसमें कोई सच्चाई, कोई सदाकत है? अच्छा, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड मैकेनिज़्म है। एनडीए में अलोन ये सिर्फ डिफरेंट डिज़ास्टर्स की मॉनिटरिंग नहीं कर रहा होता। मुतल्लिका इदारे हैं, रिलेटेड लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, स्पार्को स्पेस एजेंसी है, इसके अलावा फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन ऑफ पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है एंड सेवरल अदर डिपार्टमेंट्स, इरसाफ, NFFC। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास वो जदीद टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, चाहे वो स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी हो यानी सैटेलाइट के ज़रिए मॉनिटरिंग जो सेंसर्स हैं, या वो एरियल प्लेटफॉर्म्स हो या ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स हों। PMD के रेडार्स का डेटा भी इंटीग्रेटेड है इन सिस्टम में, और हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के भी प्रोटोकॉल्स को एम्बेड कर चुके हैं और ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। डॉक्टर साहब, यानी हम वेल इक्विप्ड हैं इस तमाम प्रोसेस को जो है वो मॉनिटर करने के लिए। तो जब हम अब, अच्छा ये तो आपने हमारी तसल्ली करा दी कि मिसकंसेप्शन है, हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो आगे कोई पाकिस्तान की जानिब से, NDMA की जानिब से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि दुनिया भर में तो अब AI से मदद ली जा रही है, तो यहाँ भी कोई सिस्टम लाने की बात हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें मल्टीपल लाइन डिपार्टमेंट्स का डेटा भी आता है और उनकी टेक्नोलॉजी भी एम्बेडेड है। जैसा कि मैंने बताया कि स्पार्को इसमें इन्वॉल्व है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ पाकिस्तान, फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन और इसके अलावा फेडरल फ्लड कमीशन, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वाटर, ये वो तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिनका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर फ्यूजन। और जब फ्यूज़ किया जाए उस डेटा को और हिस्टोरिकल डेटा तो मशीन लर्निंग एंड AI, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो सिस्टम है हम ट्रांजिशन कर रहे हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, और ये एक ऐसा सिस्टम होगा जो कि इंशाल्लाह फुली ऑटोमेटेड होगा, यानी मैनुअल ऑपरेशन ऑफ पोर्टल से कंप्लीट एंड टू एंड ऑटोमेटेड सोल्यूशन। ये एक स्क्रीन आपके सामने नज़र आई, अगर आपको आ रही है तो ये कंप्लीट ऑटोमेटेड सोल्यूशन है जिसमें थ्रेट प्रोफाइल ऑफ दोज रीजन्स जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई सवेयर स्टॉर्म डेवलप हो सकता है या जहाँ पे कोई सवेयर रेन्स हो सकती हैं, और ये डेटा इंटीग्रेटेड है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। इसमें माजू का डेटा भी है, माजू जो कि चाइना बेस्ड सैटेलाइट एक क्लाउड ये तो आपने हमें खुशखबरी सुना दी कि अब जो है वो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो हम बढ़ रहे हैं, और अब हमें फोरकास्ट के लिए या फिर अर्ली वार्निंग के लिए
परेशान होने की उस तरह से ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि अब ये पूरा जो है ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अब ये हो गया, अर्ली वार्निंग तो आ गई, लेकिन अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद एक डिपार्टमेंट यहाँ पे एक विंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशन विंग है, जो कि भरपूर तरीके से काम करता है लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशन के मामलात को देखने के लिए। असल विंग जो है जो कि ऑपरेशंस के मामलात को देता है, वो क्या करता है ये भी आपको दिखाते हैं, आइए। अर्ली वार्निंग आ जाती है नाजरीन, तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद काम शुरू होता है ऑपरेशंस का, और यहाँ हम एक मोबाइल NEOC का मॉडल है उसके अंदर मौजूद है कि किस तरह से जो है वो आने वाले दिनों में हम ये भी देखेंगे कि ये NEOC जो है वो कहीं पर भी मूव होकर जा सकेगी, सिर्फ ये हेडक्वार्टर के अंदर नहीं रहेगी। तो ये छोटी सी NEOC का जो मॉडल है ये यहाँ पर मौजूद है। तो हम इस वक्त लॉजिस्टिक एंड ऑप्स जो विंग है उसके हवाले से बात करेंगे, क्या है वो किस तरह से काम करता है और जो जितनी अपडेट्स आती हैं वो किस तरह से होती हैं। तो मैनेजर हैं इस विंग के सलमान सिद्दीकी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। सलमान साहब, ये जो विंग है ये किस तरह से आपका काम करता है? और दूसरा ये है कि ये हम देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर बड़ा डाटा दिया हुआ है, डिसीज़्ड कितने हैं, इंजर्ड कितने हैं, जून 26 से ये डाटा है, उस तरफ 10 अगस्त से ये डाटा आ रहा है। तो ये थोड़ा सा हमें समझाइएगा कि ये डाटा आप लोग यहाँ पर मॉनिटर किस तरह से करते हैं? अच्छा मैम, इस तरह से है कि जो हमारा ऑपरेशंस एंड लॉजिस्टिक विंग है ये 3 डायरेक्टरेट्स में मुश्तमिल है, जिसमें लॉजिस्टिक्स, रिस्पांस एंड R&R डायरेक्टरेट्स हैं। तो हमारा जो विंग है इसका मेन रोल ये है कि ये रेस्क्यू एंड रिलीफ को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। और जब सूबों को ज़रूरत पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट्स को ज़रूरत पड़ती है, तो रिलीफ आइटम्स भी हमारे विंग की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा यानी सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो इसी विंग का है। तो अब तक की जो मॉनसून की अपडेट है वो क्या है, वो बताइएगा। अच्छा, अगर हम अपडेट के हवाले से बात करें तो ये एक हमारा नेशनल सिचुएशन रिपोर्ट है, आप अगर मूव करके बताना चाहें तो। इसमें ये सारा डेटा अवेलेबल होता है डेली बेसिस पे भी। जो लास्ट 24 आवर्स में जैसे अगर हम इसको देखें, इस स्क्रीन को देखें, तो इसमें जो ह्यूमन लॉसेस हैं 10 अगस्त को ये लास्ट 24 आवर्स का डेटा है। इसमें दो डेथ्स हैं रिपोर्ट हुई हैं और 2 इंजरीज रिपोर्ट हुई हैं। जो डेथ्स जो हैं वो पंजाब में और जो इंजरीज़ हैं वो AJK में हैं। उसके बाद अगर हम इसको देखें, इस साइड पे देखें स्क्रीन की, तो ये क्यूमुलेटिव डेटा है 26 जून 2026 से लेके 10 अगस्त तक का, यानी कि आज तक का। इसमें 155 हमारे पास अभी तक डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं और 459 इंजरीज़ हैं। उसके बाद अगर हम फर्दर इसका ब्रेकडाउन देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो इंजरीज़ हैं वो पंजाब में रिपोर्ट हुई हैं, उस फॉलोड बाय KP, दैन सिंध और फिर बलूचिस्तान। इसी सेम डेटा का हमारे पास जेंडर वाइज भी फर्दर ब्रेकडाउन अवेलेबल होता है। जैसे कि अगर हम इस स्क्रीन को देखें तो हमारे पास सूबा वाइज डेटा अवेलेबल है कि किस सूबे में कितने मेल्स, कितने फीमेल्स, कितने बच्चे ये इनकी डेथ्स या इंजरीज़ रिपोर्ट हुई। इंजर्ड की भी इसी तरह से डिटेल है। तो यानी कि ये पूरा जो है ना सारा इसके अंदर डिटेल्स जो हैं वो बता दी गई हैं कि डैमेजेस क्या हैं, और उसके अलावा जो है वो मेरा ख्याल है ये अच्छा इसमें थोड़ा सा प्रोविंस वाइज डिटेल भी आई है इसमें। इस डेथ्स और इंजरीज़ के अलावा और भी बहुत सारा डेटा इंक्लूड किया जाता है, जो कि सारे सूबों से हम डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं। और ये जैसे जिस दिन से मानसून शुरू हुआ है तब से ये जो प्रैक्टिस है ये इनिशिएट कर दी गई थी। ये मैं देख रही हूँ कि हाउसेज जो हैं ये देखिए कि अगर 1340 हाउसेज अभी तक डैमेज हुए हैं। लाइफ स्टॉक के हवाले से 580 लाइफ स्टॉक जो है वो डैमेज हुए हैं, और ये मेरा ख्याल है प्रोविंस वाइज आपकी डिटेल है। अच्छा ठीक हो गया, ये आप मतलब डाटा पूरा मेंटेन करते हैं और ये लोगों तक जो है वो पहुंचाते भी हैं। मैं देखती हूँ कि आपकी जो मीडिया टीम है वो मुसलसल लोगों को इसके हवाले से अपडेट दे रही होती है। तो इस वक्त अगर हम बात करें जो मैकेनिज़्म का, कि आपके पास ये डिटेल आ गई है, आप सूबों के साथ मैकेनिज़्म क्या है आपका? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शिकायत आती है वो ये आती है कि जो सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो उस तरह से हो नहीं पाता। एक उसकी वजह शायद ये भी है कि जो सिस्टम है, सारा लॉजिस्टिक सिस्टम है, वो जिस जगह पे डिज़ास्टर होता है वहाँ तो डैमेज हो जाता है। तो कैसे करते हैं आप ये? अच्छा, इसमें इस तरह से है कि जो अगर हम लॉजिस्टिक्स या इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम की बात करें तो हम रेगुलर डेली बेसिस पे कांटेक्ट में होते हैं नेशनल हाईवे एंड मोटरवे अथॉरिटी तो जो है उनके साथ, और वो उधर से रोड्स और ब्रिजेस का जो डेटा है डैमेजेस का वो भी हमारे पास रिपोर्ट हो रहा होता है, और इसके अंदर वो भी इंटीग्रेटेड है, NHA का डेटा भी इसमें इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा जो आपने मैकेनिज़्म की बात की कि हमारा कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है सूबों के साथ, या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डैमेजेस हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से कोऑर्डिनेट की जाती है। तो ये मैकेनिज़्म इस तरह से है कि ये जो फॉर्मेट है ये मानसून शुरू होने से पहले ये सेम फॉर्मेट सूबों के साथ शेयर कर दिया गया था, और
तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो वहाँ पे जो भी लॉसेस होते हैं बारिशों के या सैलाबी सूरत हाल के बाद वो सारी डिटेल्स अपनी प्रोवेंसेस से शेयर करते हैं. ठीक है. फिर प्रोवेंस जो हैं वो उस डेटा को सारे डिस्ट्रिक्ट्स के डेटा को कंपाइल करते हैं और वो सारा डेटा NDMA से शेयर कर दिया जाता है. ये सारा जो चीज़ है ये डेली बेसिस पे की जाती अच्छा, है. मुझे ये बताएं कि सूबों ने आपको जो है वो डाटा दे दिया है, अब उसके बाद तरजीहात कैसे तय करते हैं? जैसे एक वक्त में आपने बताया सिंध में भी फ़र्ज़ करें सैलाब आ गया है, KP में भी आ गया है, पंजाब में भी कोई डिज़ास्टर जो है रिपोर्ट हो रहा है, तो तरजीहात कैसे तय की जाती हैं कि किस तरह से आपने रेस्क्यू रिलीफ का जो ऑपरेशन है उसको आगे बढ़वाना है, इदारों के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन? अच्छा, इसमें एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत है कि जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस होते हैं वो कंसर्न सूबे अपनी कैपेसिटी में उसको मैनेज कर रहे होते हैं. ठीक है. और अगर कोई ऑपरेशन इस तरह का हो जिसमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत हो या ऐसे इक्विपमेंट की या ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत हो जो कि सूबे के अपने पास मौजूद नहीं है या उनकी कैपेसिटी कम है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो फिर वो हमसे NDMA से रिक्वेस्ट करते हैं और फिर वो NDMA की जानिब से वो चीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है. कोऑर्डिनेशन करने के बाद जो हमारे दीगर इदारे हैं, कंसर्न इदारे हैं, उसमें इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन भी होती है और जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ और दूसरे दीगर इदारे हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन होती है. अगर कोई इजाफी, फिर भी आपने अपनी तौर पे सारा काम कर दिया है, कोऑर्डिनेशन कर ली है, अगर कोई इजाफी इमदाद की ज़रूरत पेश आ जाती है और आपके पास जो है वो इस तरह की इत्तलात आती हैं ग्राउंड से, तो फिर आप उसको किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं? क्या वो इजाफी इमदाद जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है NDMA की तरफ से? जी बिल्कुल, इजाफी इमदाद को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो रिलीफ की प्रोविज़न है वो सूबों की अपनी ज़िम्मेदारी के वो सूबे ख़ुद प्रोवाइड करते हैं. लेकिन ऐसे सिनेरियो में कि जब उनको नेशनल हेल्प की या NDMA से असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े तो हमारा एक अप्रूवल का प्रोसेस है, वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं और NDMA का एक बड़ा वास्ट नेटवर्क है वेयर हाउसेज़ का. पूरे पाकिस्तान में हमारे वेयर हाउसेज़ हैं जिसमें हमारी एक नेशनल स्टॉकिंग पॉलिसी क्या है. मतलब कोई खास अशिया ज़रूरियाँ होती हैं, क्या होता है? जी, उसमें नॉन फूड आइटम्स, रेस्क्यू एंड रिलीफ आइटम्स होते हैं. ठीक हो गया. जिनको पूरे पाकिस्तान में 11 वेयर हाउसेज़ में स्टॉक किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पे टाइमली उनको वहाँ से डिस्पैच पाकिस्तान में किसी भी लोकेशन पे किया जा सकता है. ठीक हो गया. इश्यूज़ रिजॉल्व करना जो है वो अहम मकसद है. बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें जो है वो बड़ी डिटेल्स के साथ आगाह किया है. लेकिन यकीनी तौर पर ऑप्स का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस विंग ने जो है वो सारी जो किस तरह से अब रिलीफ, रेस्क्यू और उसके बाद बहाली के मामलात हैं उसके हवाले से सूबों के साथ और जो ज़िला इंतज़ामिया है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करनी होती है. अक्सर हम ये इस्तिलाह सुनते हैं कि किस तरह से NDMA के जो वॉलंटियर्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो बड़े तरबियत याफ्ता अफराद हैं, तो उनकी तरबियत कहाँ होती है? तो आज हमने इस सवाल का जवाब ढूंढने की भी कोशिश की है. तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक विंग है यहाँ पर जो काम कर रहा है. NIDM इसको कहते हैं और NIDM को जो है वो इस वक्त उनकी NIDM की एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं. अच्छा, सना नूर साहिबा, ये बताइए कि ये जो NIDM है ये किस तरह से काम करता है? ये इंस्टीट्यूट से तो समझ में आती है कि यहाँ अंदर कोई आपने इंस्टीट्यूट बना लिया है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक थिंक टैंक है जो NDMA के अंदर ही एक हैसियत विंग काम कर रहा है और इस विंग के 2 मैंडेट्स हैं. एक तो इसने ट्रेनिंग्स करनी है इन द फील्ड ऑफ DRR और दूसरा एकेडमिक कोलैबोरेशंस करते हैं हम डोमेस्टिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ. और जैसे अभी आपने सवाल किया कि वॉलंटियर्स का, तो कैपेसिटी बिल्डिंग के मैंडेट के अंदर हम लोग पूरे मुल्क में ट्रेनिंग्स करते हैं. तो ये जो ट्रेनिंग्स हैं ये सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तक महदूद है कि आप जो तालीमी इदारे हैं उनमें जाकर वहाँ से वॉलंटियर्स लेते हैं, या फिर जो है ये मुख्तलिफ शोबों के साथ, वो शोबे बताइए जिन जिन को आप ट्रेन करते हैं? अच्छा, जो NIDM की ट्रेनिंग्स हैं वो सिर्फ एक ख़ास इदारे या एक ख़ास तबके तक महदूद नहीं है. हम कोशिश करते हैं कि उसमें गवर्नमेंट के जितने इदारे मौजूद हैं नेशनल लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, हम उन सारे गवर्नमेंट के इदारों को DRR की ट्रेनिंग्स में इंक्लूड करते हैं. उसके साथ साथ हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके हम लोगों ने DRR सोसाइटीज़ बनाई हुई है जिसके अंदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं वॉलंटरी बेसिस पे और उनको भी हम जाके ट्रेन करते हैं. गवर्नमेंट के इदारों में जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं आपको एक मिसाल देती चलूँ, हम इरीगेशन का जो आपाशी का महकमा है उसको भी शामिल करते हैं, हेल्थ के महकमे को शामिल करते हैं, पुलिस को शामिल करते हैं और कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के जितने मैक्सिमम लोगों को हम इन ट्रेनिंग्स में शामिल कर सकें वो उतना बेहतर होता है ताकि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल सना पे. साहिबा, अगर हम पिछले साल की बात करें और हम ये कहें कि जी पिछले साल फ्लड्स आए, उनकी वजह से बहुत तबाहियाँ हुई सिंध में, KP में,
जीबी में, इवन यहाँ पिंडी सांवद में भी हमने उसके असरात देखे। तो आप ये मुझे बताइए कि क्या वो वॉलंटियर्स जो हैं वो काम कर पाए हैं और उसका कैसे वो पता चलता है कि काम कर अच्छा, उसमें मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँ। हमारे वॉलंटियर्स के पैनल के ऊपर हमारे साथ कोलैबोरेशन हुई हुई है पाकिस्तान बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की और पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन की। उनके वॉलंटियर्स भी NDMA के साथ काम करते हैं और ये वाली सारी जो लिस्ट्स हैं वो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को मुहैया की हुई होती हैं। ज़रूरत पड़ने पे वो वॉलंटियर्स ख़ुद भी आ जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया भी उनको रब्ता कर सकती है। ठीक हो गया, यानी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के पास पूरा इंतज़ाम मौजूद है कि वो लोग जो कि तरबियत याफ्ता अफराद हैं जिनको NDMA पूरी तरह से ट्रेन करता है, उन तमाम अफराद को जो है वो ना सिर्फ वहाँ पर जो है वो सूबों की सतह के ऊपर और फिर सूबों से नीचे जाके अजला की सतह के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। उनसे उनकी जो सलाहियतें, उनकी जो तरबियत है उससे इस्तेफादा किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है सूबों के ऊपर और अजला के ऊपर कि वो उन तरबियत याफ्ता लोगों को किस हद तक जो है वो कारआमद साबित कर सकते हैं, किस हद तक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और डिपार्टमेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। NEOC का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट विंग है जो कि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन विंग है, और ये विंग जो है ये क्या काम करता है, कैसे करता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ इस विंग के एक्सपर्ट हैं, रूह रवां हैं, अमर जलील साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमर। वालेकुम अस्सलाम। अमर साहब ये बताइएगा कि ये जो डिपार्टमेंट है ये, इससे तो लगता ये है कि ये जो आपका डिज़ास्टर का रिस्क है उसको कम करने में का काम करता है, तो ये कैसे काम करता है? बिल्कुल आपने सही फरमाया, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, तो हमारा काम ये है कि कोई भी आफत आने से पहले उसका इम्पैक्ट किस तरीके से कम किया जाता है वो उस पर हम लोग मेन फोकस करते हैं। तो हमारा काम है कि किसी भी डिज़ास्टर को रिड्यूस किया जाए। उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो सबसे पहला हमारा कदम होता है वो ये होता है कि हम लोग एंटीसिपेटरी एक्शंस लेते हैं। एंटीसिपेटरी एक्शंस को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रिपेयर्डनेस या उससे भी पहले की चीज़, जिसमें हम लोग किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, जितने भी वनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो हमारी टेक्निकल टीम बता देती है किसी भी आफत के आने से 3 माह पहले के ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे कोई आफत इन फ्यूचर हिट कर सकती है, उसके लिए हम लोग वो इकदामात बनाते हैं जिसकी वजह से उस जगह पे उस आफत के आने और उसके जो असरात हैं वो कम हो सके। तो ये आप खुद से करते हैं या ये इंतज़ामिया के साथ मिलकर? क्योंकि NDMA के हवाले से जो एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि शायद NDMA का काम ये है कि वो जाके ग्राउंड के ऊपर ये सारे काम खुद करेगा, तो आप क्या इंतज़ामिया के साथ मिलकर करते हैं या NDMA का इसके अंदर NDMA का जो सिस्टम है वो 3 टियर सिस्टम पे बेस्ड है। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं वो हमारे DDMAs होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। उसके बाद सेकंड रिस्पॉन्ड करता है प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और थर्ड नंबर पे आता है NDMA। हम लोग सबसे पहले जो एंटीसिपेटरी एक्शंस हैं वो बना के अपने सूबों को दे देते हैं, वो आगे अपने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को देते हैं ताकि वो उस पर अमल दरामद करना शुरू कर दें। उसके बाद PDMAs, और अगर कोई ऐसी आफत आती है जो कि उनके कैपेसिटी से बढ़कर होती है तो तब NDMA आके इंटरवीन करता है। तो NDMA के ग्राउंड के ऊपर क्या कोई रिसोर्सेज होते हैं जिनको देखकर वो जो है वो रिएक्ट कर सकता है? NDMA के पास अपने वेयर हाउसेज हैं जिसके अंदर उनके अपने रिसोर्सेज मौजूद हैं, पर वैसे ही PDMS के पास भी रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज DDMA लेवल तक होते हैं। ठीक हो गया। तो एक मुझे ये भी बताइए कि कुछ स्पेशल नीड, जैसे आपने अभी कैंप लगाने की बात की है, तो वहाँ पे बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए वो ज़रूरियात दरकार नहीं होती जो आम लोगों के लिए होते हैं, उनके लिए स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, तो क्या उस तरह के अरेंजमेंट्स भी कुछ आप सजेस्ट करते हैं या करते हैं? हमारा एक अलग से सेल है जिसका नाम है जेंडर एंड कम्युनिटी सेल। उनका काम है, वो मेनली फोकस्ड है वनरेबल ग्रुप्स। वनरेबल ग्रुप हम कहते हैं एल्डरली, जो कि ज़्यादा एज के लोग होते हैं, बच्चे, ख़वातीन, प्रेग्नेंट लेडीज़, ट्रांसजेंडर्स, ये सारे लोग हमारे लिए वनरेबल ग्रुप में आते हैं। तो कहीं भी जहाँ पे आफत आने लगती है उस जगह को अगर हम मार्क करें, हमारे लिए इसका अपना एक पूरा पोर्टल भी है, उसमें जब हम मार्क करते हैं पता चल जाता है इस जगह पे कितने वनरेबल लोग मौजूद हैं। तो उनकी जो स्पेशल नीड्स होती हैं वो वहाँ पे हमारे पास वहीं से डिस्प्ले हो जाती है कि यहाँ पे इतनी डिग्निटी किट्स चाहिए होंगी, वहाँ पे बेबी फूड कितना चाहिए, व्हील चेयर्स कितने रिक्वायर्ड हैं, और वो चीज़ें फिर हम वहाँ पहुँचाते हैं। अच्छा, ये भी बताइए कि ये जो हम अभी अक्सर सुनते हैं कि शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, फिर लॉन्ग टर्म जो है वो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, तो ये जो लॉन्ग टर्म डिज़ास्टर पॉलिसीज़ हैं इनमें क्या बहाली का या जो रिहेबिलिटेशन का मामला है वो भी आ जाता है या उसको साइड पे रखा जाता है? अच्छा। और क्योंकि रिलीफ कैंप्स तो आर्जी तौर के ऊपर एक सोल्यूशन होता है। मैम दो चीज़ें हम लोग ना एक करते हैं, स्टैंडर्ड DRR एक्टिविटीज़, वो पूरा साल चलती रहती है।
जो कि जिस तरह मैंने आपको बताया क्लीनिंग ऑफ नालाज हो रही है, एक्सरसाइजेज हो रही हैं, ड्रिल्स हो रही हैं, वो हमारा एक रेगुलर एक सिस्टम है जो कि चल रहा है और वो लॉन्ग टर्म वो चलता रहेगा सारी ज़िंदगी। फिर एक है ट्रिगर्ड बेस्ड एंटिसिपेटरी एक्शंस। वो क्या होते हैं कि कोई आफत आने लगती है, फॉर एग्जांपल हमें पता चल जाता है कि अब हीट वेव आने वाली है 3 महीने बाद, तो हीट वेव से रिलेटेड, क्योंकि हीट कैंप हम सारा साल तो नहीं लगाए रखेंगे, पर उन 3 महीनों में जब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें ज़रूरत, तो वो जो हम इमीडिएट एक्शंस ले रहे होते हैं वो हमारे पास ट्रिगर्ड बेस्ड एंटिसिपेटरी एक्शंस होते हैं, जो कि हम लोग फौरी लेते हैं। फिर हमारे पास एक बन गई है DRR स्ट्रैटेजी, जो कि 2025 से 2030 तक हम लोगों ने बना दी है, जो कि एक लॉन्ग टर्म प्लान है जिसके अंदर आगे 5 साल तक हम लोगों ने क्या प्लान करना है, चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। बड़ी बहस हमेशा हो रही होती है कि भाई NDMA ने अपना अलर्ट जारी कर दिया, NDMA ने रिस्क एवैल्यूएशन भी कर दी, सारी चीज़ें कर दी, लेकिन अगर इंतज़ामिया जो है वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती तो उसके लिए भी आपका कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि आप अलर्ट कर सकें इंतज़ामिया को, ख़ास तौर पे कि यहाँ पर जो है वो जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है, रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स है, वो नहीं पहुँच पा रहा। इंतज़ामिया का मैम ऐसे है कि हमारे साथ जो कनेक्टेड होते हैं PDMAs होते हैं, रेस्क्यू की टीम्स हमारे साथ कनेक्टेड वो होती जो हैं, 3 लेयर्स वो आपने जो 3 बताई। लेयर्स हैं। उसके बाद अब ERC की कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बना दी है, जिसकी डेली मीटिंग्स होना स्टार्ट हो गई थी इस मानसून के दौर में, जी, जी। जिसमें सारे के सारे हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने हमारे PDMAs हैं, रेस्क्यू की टीमें हैं सारी, और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DCs हैं, ACs हैं, वो सारे ऑनलाइन आते थे, कुछ यहाँ फिजिकल आते थे, और उनसे डेली बेसिस पे हम उनकी प्रिपेयर्डनेस और उनके हम लोग एक्टिविटीज़ कहाँ पे क्या हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपकी थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहूँ इस स्क्रीन पर, तो ये देखिए ये हर एक सूबे के लिए अलग अलग स्क्रीन है, जिसके ऊपर हमारे पास डेली अपडेट आती है कि किस सूबे में इस टाइम पे क्या हो रहा है और किस किस्म का डिजास्टर आ रहा है। तो वो यहाँ से जब हमें अपडेट मिल रही होती थी तो हम लोग सबको ला के यहाँ पे हम उनसे पूछते थे डेली कि आप लोग बताएं कि ये हादसा हुआ है, इस पर आप लोगों की क्या अमल दरामद क्या था, आपकी तैयारी क्या थी, और अगर इसमें किसी किस्म का खुदा ना खास्ता कोई हादसा हुआ है, कोई लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, तो उस पर आप लोगों ने वो क्यों हुआ है और उसके लिए वो क्या आप लोगों ने आगे यकीन एवैल्यूएशन होती है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अक्सर ये जो बहस है एक हर जगह आप सुनते होंगे कि डिज़ास्टर आ गया तो डिज़ास्टर के बाद जो है वो बहाली के मरहले तक फिर इदारे जो हैं वो कहीं गुम हो जाते हैं या एटलीस्ट कम दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ पर NEOC के अंदर इस वक्त डिज़ास्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेल है उसके अंदर मौजूद हैं कि किस तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, अगर आप ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर कुछ घरों के जो है वो मॉडल्स बनाए गए हैं। यहाँ पर हर तरफ जो है वो इस तरह के मॉडल्स हैं कि जो मोस्ट वल्नरेबल एरियाज़ हैं वहाँ पर किस तरह के घर बनने चाहिए, ये विंग किस तरह से काम करता है, इनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। इस विंग के मैनेजर डॉक्टर इमरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये आपका जो विंग है ये कैसे काम करता है? और ये मैं देख रही हूँ हर तरफ मॉडल्स दिखाई दे रहे हैं, ये मॉडल्स आम लोगों तक पहुँचते भी हैं कि ऐसे बनाएं कैसे बनाएं, या फिर ये आपने इधर बनाए हुए इधर आके देखने पड़ेंगे लोगों को? आपका पहला सवाल जो है हमारा विंग कैसे काम करता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट विंग का काम यह है कि हम पूरे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट करें ताकि हम समझ सकें कि एक्चुअल जो मसले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में वो क्या है, स्ट्रक्चर वाइज पिन पॉइंट पर हम बता सकें कि इस स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये मसला है, चाहे वो घर हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे कल्वर्ट्स हो, जो जिस टाइप का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट हो गया। दूसरा, हम मटीरियल हब हमने बनाए हुए जो कि मुल्क के स्ट्रेटिजिक लोकेशंस पे है, उसमें रेडीली अवेलेबल मटीरियल होता है। जैसे ही डिज़ास्टर आता है प्रोविंसेस हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी कैपेसिटी एक्सीड हो गई है, लिहाजा हमें ये मटेरियल इशू किया जाए। हम मटेरियल इशू करते हैं जिससे इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन होती है घरों की। उसके साथ साथ हम रेजिलिएंट रीबिल्ड का, यानी आफत स्ट्रक्चर बनाने, उसके भी हम एडवाइजरी देते हैं। ये तो हो गया हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मेन मैंडेट है हमारा। तो हमने जो हमारा जो मेन काम है वो डिज़ास्टर आने से पहले और डिज़ास्टर के बाद, यानी डिज़ास्टर से पहले भी आप लोगों को जो है वो आगाह करते रहते हैं, लेकिन डिज़ास्टर के बाद जो है वो ख़ास तौर पे उन वल्नरेबल एरियाज़ को जो है वो आप गाइडलाइंस देते हैं, एडवाइजरी देते हैं कि किस तरह के घर बनाने चाहिए, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर इस मखसूस वेदर के लिए या मखसूस माहौल के लिए कारआमद हैं। बिल्कुल। इसकी एक अहम वजह ये भी थी कि हर साल फ्लड आता है या डिज़ास्टर आता है और हर साल डैमेजेस होती है। तो हमने फिर ये किया कि कुछ हम इनको टेम्पलेट्स दे दें, रेडीली अवेलेबल टेम्पलेट्स हो जिस पे हम प्रोविंसेस को बता सकें कि ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और आसानी से बन भी जाते। तो ये हमने कोई
17 मॉडल्स बनाए, 16 बेसिक मॉडल है, एक जो वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मॉडल है जो कि हर घर के साथ अटैच हो सकता है, ठीक है। जिससे आपकी वाटर डिप्लीशन का मसला है वो भी ख़त्म हो सकता है। तो ये 16 मॉडल्स जो घरों के हैं वो है, जिसमें जिस तरह इस तरह आपकी कोई वेबसाइट भी है जहाँ पर लोग ये खुद आके, या ज़ाहिर है सब यहाँ आके नहीं देख जी। सकते, आपके जो वहाँ पे आपने सेंटर बनाए वहाँ जी। नहीं पहुँच सकते, तो किस तरह से लोगों को आप इसके हवाले से अवेयर कर सकते हाँ, हैं? ये हमारे जो NDMA का वेबसाइट है उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट विंग सेक्शन का जो लिंक है उसमें हमारे मोबाइल ऐप जो हमने मोबाइल ऐप बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस 360 मोबाइल एप्लीकेशन, अच्छा, उसमें 11 मॉड्यूल्स है। 11 मॉड्यूल्स में वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें वो आपको प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक बताता है कि किस तरह आपने नए घर बनाने और किस तरह अगर आपके पहले से बने हुए घर है उसको मजबूत किस तरह बनाना है। वेबसाइट पे अवेलेबल है वो एडवाइजरी भी जो कि इशू की जाती है, और उसके साथ साथ जो है वो मोबाइल ऐप भी मौजूद है, और NDMA की जानिब से जो है वो ना सिर्फ ये कि डिज़ास्टर से पहले अर्ली वार्निंग दी जाती है, बल्कि उसके बाद हर एक लम्हे के ऊपर, हर एक जो एक लेवल है उसके ऊपर जो है ये एडवाइजरी का और दीगर जो कंसल्टेशन का मरहला है वो जारी रहता है। तो ये सारा मामला जो है ये हमने आपके सामने रखा है। अब NDMA के बाद जो है वो आगे सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन होने के बाद ये सूबों का डोमेन है 18वीं तरमीम के बाद कि उन्होंने किस तरह से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो वार्निंग्स जो दे दी गई हैं, वो तजावीज़ जो आ गई हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, कि वार्निंग आ गई लेकिन उसके ऊपर अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर मसाइल हल नहीं होते, आगे की तरफ बढ़ते हैं।